रॉ और आईबी की मदद से सीबीआई, एनसीबी और ईडी एक जगह जब जमा हो, तीनों सीबीआई, ईडी और एनसीबी, वो तीनों मिलकर के उस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं जो मुंबई के अंदर एक काली दुनिया चलती है। तो मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं इसका भी इस्तीफा होगा और सीबीआई को भी इसकी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि जो झूठ बोला है ना इन्होंने। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, बगैर दर्द की मौत को सर्च कर रहा था भैया। अच्छा, ऐसी बात है। वो क्या सर्च कर रहा था वो सामने आ चुका है। लेकिन वो बाद में 2008 में तो उसमें नाना पाटेकर का नाम ही नहीं है इस एफआईआर में। ये एफआईआर कॉपी मेरे पास है। लेकिन जो है 2018 में वो इसका 10 साल बाद ये बता रही है इसमें इसका नाम, मतलब जो है इसने ऐसा किया, तो फिर एफआईआर में क्यों नहीं लिखवाया 2008 में? ये तो खुलासा मैं कर रहा हूँ और मैं पहला आदमी मनीषा जी जो जिसने इस एफआईआर की कॉपी को निकाल के खुलासा किया। अब तक रणवीर शो के अंदर ये बोला है कि मैं क्लोज पार्टियों में गया हूँ बॉलीवुड की, और वहाँ पे वाइफ स्वैपिंग आम बात है और ड्रग्स आम बात है। जाके चेक कर लो। 9 सितंबर 2019 को बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। जब रिया चक्रवर्ती ने ये बोला है जो है एनसीबी को कि 80% बॉलीवुड ड्रग्स लेता है, तो आप 1-2 क्यों गिन रहे हो? उसे पूरा का पूरा मामला है पीछे। और अब जो है राहिल नाम का एक शख्स पकड़ा जो बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स उपलब्ध करवाता था। तो अब देखिए ये जो ड्रग्स के रैकेट है, मैं आपको बता रहा हूँ इंटरनेशनल रैकेट है। वर्ल्ड में जो सबसे बड़े ड्रग के डीलर पता वो कौन है? विक्की गोस्वामी और दाऊद इब्राहिम। विक्की गोस्वामी अपना नेटवर्क चलाते हैं मुंबई केन्या से, तो दाऊद इब्राहिम चलाते हैं अपना नेटवर्क दुबई और कराची से। तो उन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी देखती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वो विक्की गोस्वामी ममता कुलकर्णी का हस्बैंड है। अमेरिका के अंदर अब तक का जो सबसे बड़ा ड्रग का रैकेट पकड़ा गया पता, उसके अंदर भी विक्की गोस्वामी का नाम था। और यहाँ मुंबई के पास में 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स 2016 में पकड़े गए थे। और उन ड्रग्स को जो है के चक्कर में एक एबीपी न्यूज़ की पत्रकार ममता कुलकर्णी का इंटरव्यू मोम्बासा केन्या में लेकर के आई थी। और सुनिए मनीषा जी, ये सारे कोई छोटे मोटे गेम नहीं है। ये सोच रहे हैं, ये पता है इन्होंने मुंबई तक सेटिंग कर रखी थी सारी अपनी। ये समझ रहे थे मुंबई पुलिस को इन्होंने मैनेज कर रखा था। इन्होंने जो है वहाँ के डॉक्टरों को मैनेज कर रखा था। अब कूपर हॉस्पिटल है, देखो सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, दिव्या भारती का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, जिया खान का पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में, कुशाल पंजाबी का कूपर हॉस्पिटल में, समीर शर्मा का कूपर हॉस्पिटल में। तो सबके पोस्टमार्टम कूपर हॉस्पिटल में हो रहे हैं। और ये जो सारी जो डेथ हो रही हैं और जिनको ये मर्डर बता दिया करते हैं कई बार, तो वो जो कूपर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, पता है जो विसरा रिपोर्ट होती है, विसरा रिपोर्ट के अंदर 20% रिपोर्ट प्रिजर्व करके, यानी कि अलग रखनी पड़ती है, चाहे कितने दिन हो जाए वो बाद में तक ही रखनी पड़ती है। लेकिन उसके अंदर भी इन्होंने ना इतने खलेपी कर दी है, इतना उसको बिगाड़ दिया है कि वो 20% से जो जनरेट ही नहीं हो पाए, क्योंकि विकिरण निकाल करके जो है मशीनों से पता लगाते हैं। FBI की वो है इनके पास में लैब, लेकिन उसको भी ना निकाल पाए तो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों की भी जेल होगी, इंटरोगेट होंगे वे। और मैं बता दूं, बहुत अब तो बांद्रा के डीसीपी ने भी किया है, अभिषेक त्रिमुखे ने, और मुंबई पुलिस के अधिकारियों को भी सीबीआई जाने, आज मेरी बात याद रखना, आपको पहले बता रहा हूँ, सीबीआई कोर्ट को देगी ये लिख करके। और इन लोगों की रिमांड पे जाएंगे कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर और रिमांड पे जाएंगे मुंबई पुलिस के अधिकारी। तब मामला सामने आए किसने बोला तो मैं तब पीछे तक निकलेंगे। और मैं बता दूं, कुछ लोग कह रहे हैं भैया टाइम लग रहा है इसमें, कुछ होता नहीं दिख रहा। अच्छा भाई, टाइम लग रहा है? आपको पता पीछे कितने बॉचअप हुए पड़े हैं? उस रिपोर्ट में भी दिक्कतें कर रखी हैं। तो टाइम लग रहा है तो सीबीआई क्या कर रही है कि मान लीजिए उनको कातिलों की डिटेल मिल भी गई, तो भी सीबीआई को ये पता लगाना है कि इन कातिलों के पीछे कौन है, यानी किसने आदेश दिया। वो तो मारने वाले हैं, सुपारी किलर हो गए, प्रोफेशनल हो गए, लेकिन उनको आदेश किसने दिया? और फिर अगर ये पता भी लग गया फलाने, तो फिर क्या एविडेंस ढूंढना, क्योंकि कोर्ट में एविडेंस चलता, मीडिया हाउस नहीं है कोर्ट में एविडेंस चलता है। एविडेंस के लिए कई तरीके के एविडेंस होते हैं, मेडिकल रिपोर्ट, डिजिटल जो चैट हैं, कॉल डिटेल हैं, ये सारे के सारे, और गवाहों के बयानात। तो ये हैं। अब इनमें देखिए आप क्या चीज़ बचा हुआ है। इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट को बिगाड़ दिया। अब आईटी पे आ जाइए, इन्होंने रिट्रीव करवाई है किसकी? ड्रग चैट। अब जो रिया चक्रवर्ती की ड्रग चैट हैं, ये सारी की सारी चैट किसने दी है? ईडी ने दी है। 4000 पेज की चैट सीबीआई को। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कि सीबीआई है, सीबीआई तो भारत सरकार की एजेंसी है, वो कोई मुंबई पुलिस के दबाव में थोड़ी काम कर रहे हैं। सीबीआई तो पीएमओ को रिपोर्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को। लगाओ सेटिंग, कहाँ तक लगाओगे? मुंबई में बैठने वाले जो लोग हैं ना,
अब ये ध्यान कर लें, वो सॉन्ग था ना, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, तो पहली बार देखेंगे, इस तरह की जांच आज से पहले देखी नहीं होगी। और सुन लीजिए आप, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट करती है किसको? होम मिनिस्ट्री, भारत सरकार के अंडर में काम करती है। तो यहाँ पे मनीषा जी मीटिंग हुई थी यहाँ पे एनसीबी के साथ में, होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों की, और उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया एनसीबी को, आप खुल के काम करो, ड्रग्स के पूरे उसको निकालो। तो पूरा खुल करके काम करने के लिए उन्हें वो मिला हुआ, एनसीबी तभी तो इतनी ताकत से काम कर रही है क्योंकि उनको हरी झंडी मिली हुई खुलकर काम करने की। और ईडी जो है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो रिपोर्ट करती है किसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री का, नहीं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। तो अब इसमें जो है मनी वाले एंगल को तो ईडी देख रही है, ड्रग्स वाले एंगल को देख रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और मौत के मामले को सीबीआई देख रही है। लेकिन सबको एविडेंस चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, एनसीबी को ही ले लीजिए, अब ड्रग्स के मामले पे आ जाते हैं। चलो बताता हूँ, ड्रग्स के मामले में क्या है कि अगर सबूत के आधार पे आप जब तक ड्रग्स पकड़ नहीं लेंगे तो वो पेश करना पड़ेगा, क्योंकि जो ड्रग्स के मामलों में जो सज़ा होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कितनी क्वांटिटी पकड़ी गई है। क्वांटिटी मतलब ये समझ लीजिए, अगर कोकेन लिया 200 ग्राम तक, तो उसमें 10 साल तक की सज़ा है। इसे कहते हैं स्मॉल क्वांटिटी, और जो है कमर्शियल क्वांटिटी। कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल तक की सज़ा है। स्मॉल क्वांटिटी में कितनी सज़ा है? जो है 10 साल तक की सज़ा, और स्मॉल से नीचे है तो 1 साल तक की सज़ा है। तो इसलिए क्वांटिटी पकड़ी जानी चाहिए, इसलिए छापे मार करके उसे पकड़ रहे हैं। तो सबूत बनेगा तो कोर्ट को पेश करेंगे, प्राइमा फेसी सिद्ध होगी। प्राइमा फेसी मतलब जो प्रथम दृष्टया सिद्ध होगी। प्रथम दृष्टया सिद्ध होने के बाद में जो सामने वाली पार्टी है वो उन आरोपों का खंडन करेगी, यानी वो अपनी सफाई पेश करेगी। उस सफाई पेश करने में वो आपके डॉक्यूमेंटों को काटेगी, यानी काट करेगी आपके एविडेंसेस की, और तब जाकर के चीज़ होगी। और इसमें पता आईबी और रॉ की मदद भी लेनी पड़ती है। कैसे भाई? भारत के अंदर की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशंस हैं, जो बड़े बड़े रैकेट्स की, वो तो आईबी इन्फॉर्मेशन जुटाती है उनकी, तो इंटरनल इन्फॉर्मेशन तो आईबी जुटाती है, और रॉ जो है वो इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन को जुटाती है। तो रॉ रिपोर्ट करती है किसको? पीएमओ को, डायरेक्ट रिपोर्ट करती है पीएमओ को। तो मतलब रॉ और आईबी की मदद से सीबीआई, एनसीबी और ईडी एक जगह जब जमा हो, तीनों सीबीआई, ईडी और एनसीबी, वो तीनों मिल करके उस दुनिया को ख़त्म करना चाहते हैं जो मुंबई के अंदर एक काली दुनिया चलती है। एक अंधेरे की दुनिया चलती है। एक सॉन्ग था ना एक अमिताभ बच्चन की, अंधेरी रातों में एक शहंशाह निकलता है, एक मसीहा निकलता है, जैसे लोग शहंशाह कहते हैं। तो भैया वो शहंशाह आ चले आए। कौन है वो शहंशाह? सीबीआई, ईडी और एनसीबी। और सुन लीजिए, एक सॉन्ग था ना अमिताभ बच्चन की फिल्म का, कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के, तो बगैर घुंघरू के नाचेंगे अभी लोग। तो कहने का मतलब ये है, जहाँ तक है, देखिए कुछ लोग ये कह रहे हैं यार रिया चक्रवर्ती को कॉन्फिडेंस बहुत है यार, डर नहीं रही यार। अच्छा, पता है इसके 2 रीज़न होते हैं। या तो किसी के पीछे जो है बहुत तगड़ी बैकिंग हो, एक्सपर्ट लोगों का कहना है ये, मैंने एक्सपर्ट लोगों से बात करके देखी है कि इतना कॉन्फिडेंस का कारण क्या है। या तो पीछे इतनी तगड़ी बैकिंग हो कि उसे बोला गया हो कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और या फिर कोई हार्डकोर क्रिमिनल हो। हार्डकोर क्रिमिनल भी बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करता है। तो एक सॉन्ग था ना कि दो बातों में से एक बात पक्की है, कि 2 बातें हो सकती हैं सनम तेरे इनकार की, या तो तू दुनिया से डरती है, कदर नहीं मेरे प्यार की। तो कहने का मतलब ये है कि 2 बातों में से एक बात तो पक्की है। और पता कंगना ने क्या कहा था? कंगना तो यहाँ तक चली गई कि जो इन स्टारों की घरवालियाँ हैं, ये घरवालियाँ जो मतलब जो है पत्नियाँ हैं, ये भी ड्रग्स की पार्टी आयोजित करती थी मनीषा जी। तो एक सॉन्ग था सलमान खान की फिल्म का, दूल्हे की सालियो हरे दुपट्टे वाली हो, है ना। तो मैं ये कहूँगा वो स्टारों की घरवाली हो, वो हरे दुपट्टे वाली हो, हैं। तो मतलब ये जो घरवालियाँ हैं, कहते हैं ना पैसे दे दो जूते ले लो, तो ये क्या है ना, वो जो है ड्रग्स दे दो और पैसे ले जाओ। तो इन्होंने ड्रग पेडलरों से संबंध स्थापित कर रखे थे। लेकिन बचेंगे कैसे? किसी भी हालत में नहीं बच सकते। ताकत लगा लो, कैसे बच सकते हैं? अब मुझे आप बताइए, बहुत से लोग कहते हैं यार बॉलीवुड माफिया का कहते हो यार। अच्छा, ड्रग्स के काम करने वाले, प्रोस्टिट्यूशन का काम करने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करने वाले, तो क्रिमिनल कैसे कहते हैं? तो डेफिनेशन बता दो क्रिमिनल की, क्रिमिनल कैसे कहते हैं? बताओ डेफिनेशन क्या है क्रिमिनल की। ये जो सारा गेम चल रहा है वहाँ पे, कास्टिंग काउच। अब कास्टिंग काउच का भी मामला है। अब कास्टिंग काउच क्या होता है कि कोई रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर, उसको कास्टिंग काउच कहते हैं। अब देखिए, अब नए आरोप सामने आ रहे हैं। अब ये तो जो अनुराग कश्यप पे पायल घोष ने अब आरोप लगा दिया, लेकिन मसला सारा ये है, ये आता सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस होता है ये। और सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो लॉ है 2013 में ये अमेंड हुआ था, वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है। पायल घोष ने कहा उन्होंने रेप करने की कोशिश की थी अनुराग कश्यप। हाँ, तो वो रेप, उसमें रेप की धारा मानी जाती है। रेप नॉट मोर देन रेप, नॉट लेस देन रेप, यानी रेप से कम नहीं माना जाता हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है अगेंस्ट वुमेन, तो वो जो है 2013 में वो अमेंड हुआ, उसको पढ़ लीजिए जा करके। उसकी जो धारा है उसमें जो है
बहुत नॉन बेलेबल है। तो अब उसमें कहने का मतलब ये है, जमानत नहीं होगी एक बार प्रूव हो गया तो, लेकिन पहले सबूत देखो। इतना भी बेजा नहीं करते कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट तो सबको सुनेगा, अनुराग कश्यप को सुनेगा, इसको भी सुनेगा, लेकिन सबूत के बगैर कोई चीज़ चलती नहीं। जब तनुश्री दत्त ने नाना पाटेकर पे लगाई थी तो बिना सबूत के सब लोग कह रहे थे कि इन्हें तत्कालीन जेल होनी चाहिए, लेकिन अभी अनुराग कश्यप के फेवर में वही लोग आ रहे हैं जिन्होंने नाना पाटेकर की तत्कालीन गिरफ्तारी की मांग की थी। तापसी पन्नू हो गई और अब उनकी एक्स वाइफ कल्की भी आ गई है। कल्की कह रही है वो औरतों का बहुत सम्मान करते हैं, तो अनुराग मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप अपना काम करते रहिए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर क्या कहूँगा, मेरे पास तो कॉपी है तनुश्री दत्ता की, मैं तो खुद इस मामले में इन्वॉल्व हो गया, मेरी मुंबई पुलिस को RTI लगी पड़ी है। तनुश्री दत्ता ने 26 मार्च 2008 को जो FIR गोरेगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी, उस FIR में नाना पाटेकर का नाम नहीं था। FIR की कॉपी है मेरे पास यहाँ पे मराठी में, और मेरी ऑफिशियल ये जो है इंडिया टुडे के वेबसाइट के माध्यम से मुझे उपलब्ध है, लेकिन मैंने खुद RTI लगा रखी है, मेरी सुनवाई भी हो चुकी है सूचना आयोग में। और ये देखिए इसके अंदर ये 26 मार्च 2008 का है, और इसके अंदर वेरियस सेक्शंस लगे हैं। पता है इसके अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर लिखा है कुछ लोगों ने तनुश्री दत्ता की गाड़ी को घेर करके उस पर हमला किया था, क्योंकि वो शूट को छोड़ के जा रही थी। मसला तो ये था, लेकिन अब वो बाद में 2008 में तो उसमें नाना पाटेकर का नाम ही नहीं है इस FIR में। ये FIR कॉपी मेरे पास है, लेकिन जो है 2018 में वो इसका 10 साल बाद ये बता रही है इसमें इसका नाम, मतलब जो है इसने ऐसा किया, तो फिर FIR में क्यों नहीं लिखवाया 2008 में? ये तो खुलासा मैं कर रहा हूँ, और मैं पहला आदमी मनीषा जी जो जिसने इस FIR की कॉपी को निकाल के खुलासा किया। अब तक पूरी मीडिया में किसी ने FIR नहीं दिखाई, पहला आदमी हूँ मैं, और मेरी कॉपी लगी हुई है वहाँ पे। वो दे तो रहे मुंबई पुलिस वाले मुझे बहुत जब करने लगे, क्योंकि मुंबई पुलिस के जो कमिश्नर हैं इसका भी इस्तीफा होगा, और CBI को भी इसकी रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि जो झूठ बोला है ना इन्होंने। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे, बगैर दर्द की मौत को सर्च कर रहा था भैया। अच्छा ऐसी बात है? वो क्या सर्च कर रहा था वो सामने आ चुका है। वो सर्च कर रहा था कि खेती ऑर्गेनिक खेती करना चाहता था वो केरला के अंदर, और वो उस जगह तलाश रहा था, ये सर्च कर रहा था। झूठ बोलते इतने सारे। अरे मेरे भाई, आप दबाने के लिए केस को क्या कितने एक कहते हैं ना कि एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं, लेकिन एक सॉन्ग था बॉबी फिल्म के अंदर कि झूठ बोले कौआ काटे, काले कौए से डरियो। और भैया ये मुंबई पुलिस वाले मायके चले जाएंगे, और इनसे बच के रहियो, क्योंकि ये इनको कहा जाना पड़ेगा भैया चलो स्टार तो विदेशों में भाग गए सारे प्राइवेट फ्लाइट ले करके, क्योंकि इन्हें तो प्राइवेट जेट ले रखे हैं। ठीक है, ये तो प्राइवेट जेट से चले जाते हैं, लेकिन तुम कहाँ भागोगे भाई? देखो भागने के लिए कुछ जगह भी तो होनी चाहिए। किधर जाओगे? सरकारी नौकरी करते हो, जब नौकरी अलग से जाएगी, जेल अलग से होगी, और थू समाज में पहले ही हो चुकी। जनता की नज़र में तो मुजरिम पहले ही साबित हो गए। और फिर एक बात बताइए मुझे मनीषा जी, अभी मैं कास्टिंग काउच पे आ जाता हूँ, मैं वही बात कर रहा था, पॉइंट पे आता हूँ। देखो ये ऐसे नहीं है, एविडेंस के साथ बताता हूँ आपको। अब एविडेंस सुनिए आप मेरे से। चीटिंग कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है? MTV रोडीज में नेहा धूपिया ने एक लड़के को पता किस बात के लिए उसकी खिंचाई करी थी, कि वो बंदा कह रहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो 4-5 बॉयफ्रेंडों से एक साथ बात करती है, तो मैंने उसे थप्पड़ मारा। उनने तो क्या कहती है नेहा धूपिया कि इट्स हर चॉइस। अरे इट्स हर चॉइस? अरे भाई क्या कर रहे हो भाई रणविजय सिंह जी, आप धमकाते क्यों नहीं उसको? आप तो मतलब क्या है, रणविजय सिंह सिंगा नाम और आपका तो एक चीटिंग कल्चर हो गया। अब आगे आ जाए चीटिंग कल्चर में और एग्जांपल दे देता हूँ। 9 सितंबर 2019 को द रणवीर शो के अंदर रेनिल अब्राहम नाम के एक बॉलीवुड के पत्रकार भी कैसे जूम टीवी पे वो करते हैं इंटरव्यूज, और बॉलीवुड के बहुत सारे स्टारों के इंटरव्यू जूम टीवी पे ले रखे हैं इसने, रेनिल इब्राहिम ने। तो 9 सितंबर 2019 को रेनिल इब्राहिम ने जो है द रणवीर शो के अंदर ये बोला है कि मैं क्लोज पार्टियों में गया हूँ बॉलीवुड की, और वहाँ पे वाइफ स्वैपिंग आम बात है और ड्रग्स आम बात है, जाके चेक कर लो। 9 सितंबर 2019 को बियर बाइसेप्स नाम के यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू पड़ा हुआ है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। और सुनो, 8 दिसंबर 2010 को एक इजराइल की मॉडल है, रीना गोलन नाम है उसका, रीना गोलन नाम की इजराइल की मॉडल है। 8 दिसंबर 2010 को एक बुक लॉन्च की है, डियर मिस्टर बॉलीवुड। उसके अंदर बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर, टॉप प्रोड्यूसरों के नाम है, इन्होंने सेक्सुअल फेवर मांगा था रीना गोलन से। तो वो स्ट्रगलिंग, वो काम मांगने जाती थी तो सेक्सुअल फेवर मांगा उससे। तो रीना गोलन ने उसमें ये चर्चा करी है कि उसमें पता कैसे कैसे नाम थे, अनूप जलोटा, सुभाष घई। ज़्यादा नाम मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके लिए बुक पढ़ लीजिए, ये बुक आपको मिल जाएगी, उसमें डियर मिस्टर बॉलीवुड। तो ये मैं सबूत के साथ बता रहा हूँ, मैं मनीषा जी एविडेंस के साथ पेश कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा मैं। इसको व्यूवर्स जाके चेक कर ले। अब मुझे बताइए, अब भी कोई डाउट रह गया क्या इन लोगों को
किस तरह की चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। और दूसरा सुनिए, ये तो वो मामले हैं जो सामने दिख रहे हैं, कुछ हिम्मतवर लोगों ने आगे ले आए। कंगना सामने आ गई, कंगना तो हिम्मतवर लड़की है। कहते हैं ना एक जो, अरे कंगना कोई तेरे संगना, ठीक है। तो कंगना तो राजपूत की बेटी है, हिम्मतवर है, और सदगुरु जग्गी वसुदेव की शिष्य भी है, उन्हें अपना गुरु मानती है। तो वो तो जो है एक ड्रग्स की दुनिया को भी ख़त्म करना चाहती है कंगना तो। और कंगना तो जो है ये सफाई चाहती है बॉलीवुड की। और मैं आपको बताऊँ क्या है, देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ मनीषा जी, देखो दिल में दर्द होता है देख करके हमारे देश की पीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। हम ये लड़ाई, ये मनीषा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये मंजीत की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये तो हम इस देश की पीढ़ियों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? देखो क्या कहते हैं, आप निराश मत होना व्यूवर्स, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए, उसके दरबार में देर कभी हो जाए तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। उसके दरबार में देर कभी हो जाए तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और सुनिए, आप सोच रहे हो कि वहाँ पे क्या हो रहा है, कब सामने आएगा। हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, मिटाकर बनाता है, बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूट कर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अरे मनीषा जी, एक बात मैं आपको बताऊं, चेहरा छुपा करके एयरपोर्ट से चुपचाप भाग रहे थे ना इंडिया से ताकि जांच से बच जाएं। तो एक सॉन्ग था कि किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा। तो क्या लिखा? मनी लॉन्ड्रिंग लिखी है, ड्रग्स लिखा है, कास्टिंग काउच लिखा है, उमंगे लिखी है, जवानी लिखी है, तेरे दिल की सारी कहानी लिखी है। कहीं हाले दिल भी बताता है चेहरा, ना बोलो तो फिर भी बताता है चेहरा। ये चेहरा हकीकत में एक आईना है, बता मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है। ये सॉन्ग है ना शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान का, फिल्म बाजीगर से। लेकिन फिल्म बाजीगर से मुझे याद आया, फिल्म बाजीगर में जो ये सीन है ना, शाहरुख खान ने शिल्पा शेट्टी को बिल्डिंग के ऊपर से गिरा कर मारा है। ये सीन पता किससे लिया प्रभावित है? ये सीन लिया दिव्या भारती की डेथ से। क्यों? दिव्या भारती की डेथ हुई है 5 अप्रैल 1993 को, और ये बाजीगर फिल्म रिलीज हुई है 12 नवंबर 1993 को, यानी कि उसी साल में बाजीगर फिल्म रिलीज हुई है। और इसकी स्क्रिप्ट किसने लिखी है? रॉबिन भट्ट, जो कि महेश भट्ट के भाई हैं। तो इनका क्रिमिनल माइंड है, क्रिमिनल माइंड। और एक बात बताऊँ आपको, देखो भैया कब तक बचोगे जी? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहते हैं ना, अपनी तो जैसे तैसे और थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली? आपका क्या होगा? क्या सोच रहे थे? हमारा क्या बिगाड़ेगा कोई? अभी एक फोन मिला है मुंबई पुलिस के लोग हैं, तुरंत चले हैं। वे जो क्लोज पार्टी होती है ना मुंबई के अंदर, उनमें अंडरवर्ल्ड के लोग भी आते हैं, उनमें पॉलिटिक्स के लोग भी आते हैं, क्रिकेट के लोग भी आते हैं, उनके अंदर बॉलीवुड के लोग भी आते हैं। उनमें ये जब सारे घालमेल होता है ना वहाँ पे, तो ये सोचते कोई क्या बिगाड़ेगा, सब तो है हमारे साथ में। लेकिन आपको बताऊँ, अब से 1 साल पहले एक बहुत बड़ा ड्रग्स का रैकेट पकड़ा गया था महाराष्ट्र के अंदर। उस रैकेट में एनसीपी के लीडर का नाम था जी। तभी तो इन्हें डर नहीं लगता इन बॉलीवुड वालों को, उन्हें लगता है कि हमारे प्रोटेक्टर मौजूद हैं वहाँ पे।